तो स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन चैंपियन क्लासेस पर। और आपको बताएंगे क्लास 10th हिस्टोरी का जो चैप्टर है भारत यूरोप में राष्ट्रवाद, उसका टोटल VVI सब्जेक्टिव जो डायरेक्ट एग्जाम में आता है, मतलब कि PYQ क्वेश्चन चैप्टर वाइज जो होता है वो बताएंगे। ठीक है, इसमें से अक्सर एक दो क्वेश्चन रहबे करता है, इसमें टोटल 9-10 क्वेश्चन बताएंगे जो आपके एग्जाम के व्यू से या पढ़ने के व्यू से या जो कुछ भी समझिए उसके व्यू से बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम बताते हैं, आप लोगों को समझ जाइए। इससे पहले बता दें कि अगर आप क्लास 10th का घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं तो यूट्यूब को फॉलो कीजिए, और पीडीएफ लेना चाहते हैं तो 6287955429 पर संपर्क करें, बिल्कुल फ्री में पीडीएफ देंगे। बात खत्म, आगे बढ़िए। देखिए पहला प्रश्न क्या है कि राष्ट्रवाद क्या है। ध्यान से सुनिएगा, राष्ट्रवाद क्या है। शांति से समझना है हमको कि राष्ट्रवाद क्या है। देखिए राष्ट्रवाद क्या है, अपने देश से प्रेम यानी लगाव, प्रेम की भावना, अपने देश से प्रेम की भावना को हम क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। ध्यान सुनिएगा, इसे मान लीजिए अगर हम सुने, पहले ध्यान से सुनिएगा, लगाव क्या है। मान लीजिए एक छोटा बच्चा है जो आपका भगिना है या भतीजा है, वो कहीं गिर जाए आपको माया लगेगा। कोई दूसरा बच्चा है वो भी गिर जाए जिसको आप छीन नहीं रहे, माया लगेगा, लेकिन आपके भगिनावा या भतीजुआ के तुलना में कम लगेगा। क्यों? क्योंकि इससे आपको लगाव है, उससे लगाव कम है। अब इसके अलावा एक और चीज सुनिए, मान लीजिए जिसे आज भारत मैच हार जाए, ऐसा हो नहीं, लेकिन अगर हार जाए तो आपको कितना गलत फील होगा। अगर ये सुने कि वेस्ट इंडीज हार गया, थोड़ा अफसोस हो गया, नहीं होगा, कोई मतलब नहीं, क्योंकि वेस्ट इंडीज से हमको लगाव नहीं है, भारत से लगाव है। मतलब अपने देश से लगाव होना क्या कहलाता है, राष्ट्रवाद, और नहीं लगाव होना राष्ट्रद्रोही कहलाता है। अगर अपने देश से इतना लगाव हो जाए कि दूसरे देश को हम लोग गाली देने लगे तो ये होता है अति राष्ट्रवाद। अब समझिए, हमको यूपीएससी लेवल का नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ना है मैट्रिक लेवल का। ध्यान से सुनिएगा, अपने देश से प्रेम की भावना को ही कहते हैं राष्ट्रवाद। और एक और चीज समझ लीजिए, राष्ट्रवाद का जनक किसको कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, राष्ट्रवाद का जनक, तो राष्ट्रवाद का जनक कहते हैं हम लोग नेपोलियन बोनापार्ट को। एनबी मतलब नेपोलियन, बोनापार्ट राष्ट्रवाद का जनक हो गया। विरोधी बोले तो मेटरनिक, विरोधी मेटरनिक और जनक नेपोलियन बोनापार्ट। अब विरोधी बोलेगा तो कौन हो जाए, देखिए ध्यान से, राष्ट्रवाद का विरोधी मेटरनिक, क्या बोल रहा है, मेटरनिक कौन हो जाएगा, मेटरनिक आपका हो जाएगा। ठीक से, और नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ के था, नेपोलियन बोनापार्ट था आपका फ्रांस के, और मेटरनिक था ऑस्ट्रिया के। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। आप समझिए ध्यान से, अपने देश से प्रेम की भावना को हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं। चलिए चलते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं। मेजनी कौन था, पहले ध्यान सुनिए, मेजनी कौन था, तो लिखेंगे मेजनी गणतांत्रिक विचारों का समर्थक, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक एवं एक योग्य सेनापति था, ठीक है, फिर से समझिए, मेजनी गणतांत्रिक विचारों का समर्थक एवं एक योग्य सेनापति था। इन्होंने इटली के एकीकरण को पूरा करने के उद्देश्य से यंग इटली, इसका स्थापना किए थे इन्होंने 1831 में, एवं यंग यूरोप, इसका स्थापना किया था 1834 में, का स्थापना किए। फिर से समझिए ना, मेजनी गणतांत्रिक विचारों का समर्थक एवं एक योग्य सेनापति था। इन्होंने इटली के एकीकरण को पूरा करने के उद्देश्य से यंग इटली 1831 और यंग यूरोप 1834 में स्थापना किया। यही कारण है कि, अब लिखते चलिएगा, यही कारण है कि मेजनी को इटली के एकीकरण का मसीहा या पिता कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। तो इतना तो जान गए कि मेजनी कहाँ के था, तो मेजनी आपका इटली के था। याद रखिएगा, इटली के 3 गुणे था, गैरीबाल्टी,
मेजनी और काउंट पेशे से नाविक था, गैरिबाल्डी पेशे से व्यापारी था। ठीक है, अब समझिए फिर से मेजनी कौन था? मेजनी गणतांत्रिक विचारों का समर्थक एवं एक योग्य सेनापति था। इन्होंने इटली के एकीकरण को पूरा करने के उद्देश्य से यंग इटली जिसकी स्थापना 1831 में हुआ एवं यंग यूरोप जिसकी स्थापना 1834 में हुए का स्थापना किए। यही रीजन है कि मेजनी को हम लोग कहते हैं इटली के एकीकरण का मसीहा। इसके अलावा गैरिबाल्डी भी थे और काउंट भी थे, मुख्य रूप से 3 गुण थे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जर्मनी के एकीकरण में बाधाएं क्या क्या थी, समझिए ध्यान से। जर्मनी को पूरी तरह तोड़ दिया गया था, तो इसका बाधाएं 2 गो लिख लीजिए, 2 नंबरिया क्वेश्चन है। जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं थी, पहला की 300 छोटे बड़े राज्य, 300 छोटे बड़े राज्य। जर्मनी की एकीकरण की प्रमुख बाधा थी 300 छोटे बड़े राज्य। दूसरा, राष्ट्रवाद की भावना का अभाव, राष्ट्रवाद की भावना का अभाव। और उसके अलावा था क्षेत्रवाद। जर्मनी में 300 में टूटल था एगो, और वहां था क्षेत्रवाद। क्षेत्रवाद क्या होता है? अपने क्षेत्र को अच्छा मानना और दूसरे के क्षेत्र को गलत मानना, ढबहड़ बोलना, ये क्या कहलाएगा? क्षेत्रवाद। ध्यान से सुनिएगा। तो जर्मनी के एकीकरण के 3 को बाधा हो गया, 300 छोटे बड़े राज्य, क्षेत्र राष्ट्रवाद की भावना का अभाव और क्षेत्रवाद की प्रभाव। क्षेत्रवाद का प्रभाव मतलब सब अपने आप से मतलब रखता था। जर्मनी की इसमें एक्स फैक्टर कौन नहीं पाया? तो देखिए, विलियम प्रथम एंट्री कराया किसको? तब बिस्मार्क को लेकर आया। विलियम प्रथम किसको लेकर आया? बिस्मार्क को। ठीक उसी तरह जिस तरह विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री बनाया था काउंट को। ठीक है, तो विलियम प्रथम ने का चांस प्रधानमंत्री किसको बनाया था? बिस्मार्क को। बिस्मार्क दुनिया का सबसे डेंजर कूटनीतिज्ञ में से एक है, याद रखिएगा। इन्होंने एक नीति अपनाया था, रक्त एवं लौह नीति। रक्त एवं लौह नीति। बिस्मार्क एक नीति अपनाया था, रक्त एवं लौह नीति। रक्त एवं लौह नीति अगर सबसे पहले बोला जाए कौन अपनाया था, तो इन नीति को सबसे पहले अपनाया था बलबन। कौन अपनाया था? बलबन, जो गुलाम वंश के शासक था। ध्यान से सुनिएगा। अगला देखिए, मेटरनिक युग क्या है? ध्यान से सुनिए। एक था चार्ल्स मेटरनिक। चार्ल्स मेटरनिक मेटरनिक अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे नंबर पर कांटेक्ट। चार्ल्स मेटरनिक जो चांसलर था, चार्ल्स मेटरनिक जो है ना आपका चांसलर था ऑस्ट्रिया का। कहाँ का चांसलर था? ऑस्ट्रिया का। ठीक है, इन्होंने ऑस्ट्रिया पर शासन किया 1815 से 1848 तक। 1815 से 1848 तक। और इसी समय को, इसी टाइम पीरियड को, इसी समय को हम लोग कहते हैं मेटरनिक युग। मेटरनिक युग कहते हैं। मेटरनिक युग फिर से समझिएगा। ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? मेटरनिक, जो चांसलर बना ऑस्ट्रिया का 1815 में, और शासन कब तक किया? 1848 तक। यही समय है कि इसी कालखंड को हम लोग कहते हैं मेटरनिक युग। मेटरनिक राष्ट्रवाद का घोर विरोधी व्यक्ति था। कौन? मेटरनिक। अगला प्रश्न है आपका 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण। 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या है? ध्यान से देखिए। पहले लिखेंगे लुई फिलिप का अयोग्य शासन व्यवस्था। अयोग्य शासन मतलब गलत शासन। इसके अलावा बकलोल था एक सलाहकार, गलत सलाहकार। गीजो को प्रधानमंत्री बनाना, गीजो को प्रधानमंत्री बनाना। गीजो को प्रधानमंत्री 1840 से बनाया था। यार बकलोल था, स्वर्ण मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन कर दिया था। तो लुई फिलिप का अयोग्य शासन, गलत सलाहकार, गीजो के प्रधानमंत्री बनाना। लुई फिलिप का अयोग्य शासन, गलत सलाहकार। इसके अलावा हर एक क्रांति का, दुनिया में हर एक क्रांति का आप कारण बोल सकते हैं। देखो कैमरा देखो कैसा, देखो चुपचाप, ठीक है, देखो ना जाके। देखिए, इसके अलावा दुनिया में कोई भी क्रांति हुआ है उसमें याद रखिएगा 2 चीज जरूर लिख दीजिएगा। किसानों की दयनीय स्थिति, किसानों या मजदूरों की दयनीय स्थिति, और इसके अलावा लिख दीजिएगा बेरोजगारी। ठीक है, ये सब हो गया मुद्दा आपका। ठीक है, नंबर पुराने के लिए
इटली और जर्मनी के एकीकरण के बाधक ऑस्ट्रिया था। कैसे? ध्यान से सुनिएगा, पहले इसको समझ लीजिए। लिखेंगे नहीं, हाथ तुरंत करने लगा, दिन भर क्लास कराते हैं ऑफलाइन। समझिए, जर्मनी और इटली में जो भी आंदोलन होता था, राष्ट्रव्यापी आंदोलन, उसको दबा देता था मेटरनिक, और क्रूरतापूर्वक दबाता था। यही कारण है कि लोग डर जाता था। तो हम तो इस तरह लिखेंगे नहीं, लिखेंगे चूंकि इटली में जो भी आंदोलन चलता था उसको मेटरनिक, इटली और जर्मनी में जो भी आंदोलन चलता था उसको ऑस्ट्रिया क्रूरतापूर्वक दबा देता था। अतः राष्ट्रवाद की भावना का अभाव होने लगा, लोग डरने लगे, एकीकरण में बाधा हो गया। अगला देखिए, वियना सम्मेलन के दो, देखिए वियना सम्मेलन कब हुआ? वियना सम्मेलन देखिए 1815 में हुआ था। वियना सम्मेलन कब हुआ? 1815 में। इसका दो उद्देश्य देख लीजिए। पहला, लुई 16वां शासक बना, लुई 16वां शासक बना, और दूसरा बात हुआ पुनः पुरातन व्यवस्था का शुरुआत। तीसरा भी लिख सकते हैं, नेपोलियन युग का अंत, नेपोलियन युग का अंत। ठीक है, चलिए ध्यान से सुनिएगा। वियना सम्मेलन कब हुआ? 1815 में। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुआ था। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। वियना क्या है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है। इसी को हम लोग कहते हैं वियना कांग्रेस भी। अब अगला आता है आपका गैरीबाल्टी के कार्यों की चर्चा करें। ध्यान से सुनिएगा, गैरीबाल्टी लिखा गया आंसर, देखिए ध्यान से क्या लिखा है। गैरीबाल्टी के कार्य पहले लिखेंगे हम, ध्यान से सुनिए क्या लिखेंगे, पहले समझ लीजिए ध्यान से और इसको लिखते चलिएगा। गैरीबाल्टी पेशे से एक नावी था। ठीक है, इन्होंने इटली के एकीकरण के लिए आक्रामकता वाला नीति अपनाया। ठीक है, जिसके कारण इन्होंने लाल कुर्ती संगठन बनाया और किसानों की मदद से सिसिली और नेपल्स को जीत लिया। और इन्होंने पोप पर भी हमला करने का पूरा योजना बना लिया था, लेकिन काउंट काबरू के प्रभाव में उनके बातों का अवहेलना न हो, इसके लिए उन्होंने पोप पर आक्रमण नहीं किया। ठीक है, ये शुरू में मेजनी के विचारों से प्रभावित था, लेकिन बाद में काउंट काबरू के विचारों से प्रभावित हो गया था। सिसिली और नेपल्स को कौन जीता? गैरीबाल्टी। ठीक है, और बाद में अपना जिंदगी फिर पहले के जैसे जिए। ठीक है, तो गैरीबाल्टी फिर से समझिएगा। इन्होंने युद्ध की नीति अपनाया, कहा कि बिना तोड़फोड़ की आजादी नहीं मिलेगा। बात खत्म। अब है आपका, इसको भी लिख लीजिए। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की क्या भूमिका था? ध्यान से सुनिए, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का अहम भूमिका है। यह युद्ध नीति को समझता था, इसीलिए रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किया। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की अहम भूमिका है। यह युद्ध नीति को समझता था, इसीलिए रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन करते हुए पर्सा और फ्रांस के बीच जो सेडोन का युद्ध हुआ 1870 में, उसमें पूर्णतः आजाद हो गया। कौन? जर्मनी। जर्मनी का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? तो 1871 के फ्रैंकफर्ट संधि के द्वारा। तो चलिए दोस्तों, गुड नाइट, बाय, बात खत्म।